नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी की कड़ी में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 इतिहास की एनसीईआरटी की। और आज से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इसका पहला अध्याय है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बात करें इतिहास की, तो इतिहास हम अपने भूत में जाके, प्राचीन समय में जाके देखते हैं कि चीज़ें कैसी थी, कहाँ थी, कब थी, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारी एनसीईआरटी ने भी वहीं से शुरू किया है कि यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि पहले क्या था, कब था, कहाँ था और कैसे था। तो आपकी एनसीईआरटी में जो शुरुआत की गई है, इसमें शुरुआत में दिया गया है एक लड़की है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो उसमें एक टॉपिक देखती है कि 100 साल पहले क्या था। तो 100 200 जो भी, मतलब पहले क्या था, इतिहास में हम बेसिकली वही पढ़ते हैं। तो अब कैसे पता लगाएं? तो पता लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखते हैं कि कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या था, 200 साल पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था, या कल क्या था। जैसे हम एक दिन पहले की बात करें तो हमें एक दिन पहले देखना होता है कि कल क्या था। तो टीवी ऑन करते हैं तो उसमें न्यूज़ समाचार आ जाते हैं कि हाँ क्या कहाँ चल रहा था। न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लेते हैं। और अगर हमको 1-2 साल पहले की कोई घटना जाननी हो, 1-2 साल पहले की वैसे चीज़ें हम लोगों को भी कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो उस जगह पे है या जिसको उसकी स्मृति है उस समय की, उससे उस समय की घटनाएं पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा से पहले की चीज़ें जो उनके टाइम में थी, उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं कि उस टाइम चीज़ें क्या थी, कैसी थी। तो उनसे भी पता चल सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो क्या क्या है ऐसा जो हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं हम लोग? बहुत सारी चीज़ें कि जैसे वर्तमान समय में हम कैसे रहते हैं। तो हमारे मन में ये भी तो जिज्ञासा हो सकती है कि उस टाइम पे, प्राचीन समय में लोग कैसे रहते हैं। और हम अभी जो भोजन करते हैं तो हम ये भी जानना चाह सकते हैं कि प्राचीन समय में लोग कैसे भोजन करते थे, या 100 साल पहले लोग कैसे भोजन करते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। अभी हम अपने समाज में तरह तरह के घर देखने को मिल जाते हैं हमको। कोई छोटे घर में रह रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। तो हम ये भी जान सकते हैं ना कि इससे पहले लोग, प्राचीन समय में लोग कहाँ, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी भाषा बोलते थे, कैसे त्योहार मनाते थे। तो ये सारी चीज़ें, अगर बात करें हम बच्चों की, तो अभी जो बच्चे हैं स्कूल में हम लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। तो हम ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उस टाइम वो लोग कैसे खेलते थे, वो लोग स्कूल जाते थे कि नहीं जाते थे, उस टाइम उनको कैसी शिक्षा मिलती थी, उनके स्कूल कैसे होते थे भी या नहीं होते थे। और उस टाइम जो पुरोहित थे, जो शिकारी थे, अखेटक थे, जो राजा रानी होते थे, और जो व्यापारी होते थे, जो खोज करने वाले वैज्ञानिक होते थे, व्यापारी जो होते थे, व्यापार करने वाले, तो ये सारे ही लोग कैसे होते थे और क्या करते थे, कैसे अपना काम करते थे। जो सारी चीज़ें हम अभी अपने आसपास देख पाते हैं, तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश तो कर सकते हैं ना कि उस टाइम पे लोग किस तरह के गीत गाते थे, कौन कौन से नाटक देखना पसंद करते थे, या कौन कौन सी क्रियाकलाप वो करते थे। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। अब हम बात करें कि वो लोग रहते कहाँ थे, लोग कहाँ रहते थे।
तो रहने की बात करें तो इंसान की जब भी शुरुआत हुई होगी, सबसे पहले जो इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी बायोलॉजिकल नीड होती है, जैविक आवश्यकताएं होती हैं। किसी को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी ही ज़रूरी चीज़ें। तो ये जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिली होंगी लोगों को, लोग वहीं रहना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, नदियों के किनारे ज़मीन उपजाऊ होती है तो फसलें भी अच्छी होती हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें। नदी है तो पानी भी हमेशा अवेलेबल है, तो नदी घाटियों में ही ज़्यादातर मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो लोग नदियों के किनारे ही रहते होंगे। आपके एनसीईआरटी में नर्मदा नदी का दे रखा है उदाहरण। नर्मदा नदी आप मैप में देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो नर्मदा नदी घाटी वाला क्षेत्र था, लोग वहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले उसके किनारे। उसमें से वो लोग शिकार करते थे, संग्राहक थे, यानी कि भोजन को इकट्ठा करते थे। जंगलों में वो बहुत सारी वनस्पतियों से परिचित थे। जो जंगली उत्पाद होते हैं, किसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें वो लोग जंगली उत्पादों का, जड़ों का, फसलों का, भोजन का संग्रह करते थे जो भी उनके भोजन के लिए ज़रूरी थी। और वो लोग शिकार करते थे। तो आखेटक और संग्राहक दो टाइप के लोग देखने को मिले उस टाइम पे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियां वर्तमान समय में पाकिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है। मैप पे आप देख सकते हैं उसको। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां उत्तर पश्चिम की, यहाँ पे जो लगभग 8000 वर्ष पहले जो स्त्री पुरुष रहते थे, उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। खेती में वो लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। गेहूं जौ जैसी फसलें उगाते थे। और इन लोगों ने पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सारे पशु पालने शुरू कर दिए थे। तो पशुपालन में लगे थे। और इन लोगों का जो मुख्य निवास स्थल था वो ग्रामीण था, यानी कि वो गांव में रहते थे। अब बात कर लेते हैं, इसी में दे रखा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियां। उत्तर पूर्व आपके अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा वाले साइड में गारो की पहाड़ियां, गारो और विंध्य पहाड़ी। मध्य प्रदेश, मध्य भारत में नर्मदा नदी पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के इलाके में हमने देखा कि वहां पे गेहूं और जौ की कृषि हो रही है। तो ये गारो और विंध्य की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, ये कुछ और क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, कृषि हुई। तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले चावल उपजाया। ये जो एरिया है ये विंध्य के उत्तर में, जो विंध्य के उत्तर वाले थे, इन लोगों ने सबसे पहले चावल, तो यहाँ पे चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां वो होती हैं जो अपना जल ला के किसी बड़ी नदी में मिला देती है, तो उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, यानी कि उसी में मिल जाती हैं। अगर बात करें सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की, तो ये जो नदियां हैं इन्हीं के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो हमारे आरंभिक नगर थे, सबसे पहले इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुनते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे तो जो नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, ये जो नगर थे वो इन्हीं नदियों के, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फले फूले। अब बात करते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदियों की। गंगा तथा उसकी सहायक नदी, तो गंगा नदी के किनारे और इसके जो समुद्र तटवर्ती इलाके हैं उसमें नगरों का विकास
कब हुआ? 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु में 4700 वर्ष पूर्व हो गया था, गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अगर बात करें गंगा की सहायक नदियों की, तो गंगा की सहायक नदी जमुना, यमुना नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, व्यास, घाघरा, गंडक, ये सारी गंगा की सहायक नदी हैं। तो प्राचीन समय में गंगा के क्षेत्र में जो मगध राज्य सुना होगा आपने, वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली शासक हुआ थे मगध के, तो यानी कि बहुत शक्तिशाली राज्य था ये। और ये गंगा नदी के किनारे ही फला फूला विकसित हुआ। और मगध में बहुत सारे पराक्रमी शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए, जिनको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हुई कैसे, मतलब लोग कहीं पहुंचे कैसे, कहीं उन्होंने रहना कैसे शुरू किया। तो इसमें हम बात करते हैं लोग यात्राएं करते थे, प्राचीन समय में भी और वर्तमान समय में भी लोग यात्राएं करते थे। तो लोग यात्राएं क्यों करते थे? आज भी बहुत सारे रीजन हैं, लोग यात्राएं करते हैं, बाहर जाते हैं। तो कुछ रीजन जो अभी हैं वो तब भी रहे होंगे, पहले भी रहे होंगे। लोग काम की तलाश में घर से निकलते होंगे और भोजन की तलाश में निकलते होंगे, जहाँ पे उनको सुविधाएं ज़्यादा मिल गई वहीं रह जाते होंगे। प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे एक स्थान पर रह रहे हैं तो वहाँ कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, तो वहाँ कोई समस्या हुई तो वहाँ से वो लोग पलायन कर जाते थे, दूसरी जगह चले गए। या फिर पहले राजा होते थे तो वो लोग युद्ध करते थे, तो क्षेत्र किसी अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए दूसरे क्षेत्र राज्य पे आक्रमण किया, तो उसके लिए भी वो लोग यात्राएं करते थे, जाते थे, दूसरे क्षेत्र को जीत लिया, उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो वहां तक उनका विस्तार हो जाता था, सीमा तक। व्यापारी लोग व्यापार करते थे, उसके लिए वो लोग यात्राएं करते थे। कोई मूल्यवान चीज है जो उनके यहाँ पैदा हो रही है तो उसको दूसरे के यहाँ बेचते थे, उसके बदले में कोई दूसरी अन्य वस्तु या मुद्रा प्राप्त करते थे, या कहीं से और से कोई चीज ला के कहीं और बेचना है। तो ये भी सारी ये रीजन थे यात्रा करने की। जैसे धार्मिक गुरु, वो लोग लोगों को शिक्षाएं देने के लिए, उपदेश देने के लिए टहलते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, तो वो लोग भी यात्राएं करते थे, अपने ज्ञान का प्रचार करते थे। ऐसे ही बहुत सारे धर्म प्रचारक, वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाते रहते थे। और बहुत सारे लोग इसलिए भी यात्राएं करते थे ताकि वो नए नए स्थानों की खोज कर सकें, नई नई जगहों का पता लगा सकें, उनके अंदर उत्सुकता होती थी, उसके लिए यात्राएं करते थे। तो ये तो सारे रीजन थे जिसके लिए वो यात्राएं करते थे। लेकिन इन यात्राओं से फायदा क्या हुआ? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे हुए। जैसे जो आज भी होते हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो वो दूसरी जगह की कुछ चीजें सीखता है और अपनी चीजें कुछ वहाँ छोड़ के आता है। यानी कि जहाँ रहता है तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति का इंटरेक्शन तो होगा ही, तो अपनी कुछ चीजें उनको सिखा सकता है, उनको कुछ चीजें सीख सकता है। तो ऐसे ही लोगों का विचारों का आदान प्रदान होता था और लोगों ने दूसरे की संस्कृतियों को सीखा, जाना और अपनाया। उससे उनकी जो परंपराएं थी वो और समृद्ध हुई, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ और लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर मिला। आज भी लोग, हम देखते हैं, यात्राएं करते रहते हैं, हम और आप भी और बहुत सारे लोग भी यात्राएं करते रहते हैं, चाहे फिर वो समुद्र की दूरी नांगना हो या पर्वतों को पार करना हो। अभी तो बहुत सारे साधन हैं यातायात के, आने जाने के। पहले तो इतने दुर्गम पहाड़ी रास्ते, समुद्री रास्ते, उनसे लोग रास्ते खोजते थे कि नए नए वो स्थानों पर जा सके, खोज सके। तो ये सारे तरीके थे। अब यहाँ पे बात की गई है देश के नाम की। यहाँ पे हमारे देश भारत का नाम, इंडिया, भारत जो भी है, अगर हम बात करें भारत के नाम की, इसका इंडिया भी कहते हैं, इंडिया और भारत।
भारत। इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा? ये जो हमारा भारत है सिंधु नदी के किनारे था। तो पहले समय में जो उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को सिंधु को हिंदोस या इंदोस का, हिंदोस या इंदोस कहा, इंदोस। तो इस कारण से और यहीं से इन्होंने जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे जो लोग, उनको उस देश को उन्होंने, उस भूमि को जो पूर्व में स्थित भूमि थी, उसको इंडिया कहा। इंडिया इस सिंधु से ही निकला हुआ शब्द है। संस्कृत में सिंधु, और इन्होंने, ये लोग सा का उच्चारण सा नहीं कर पाते थे तो हा का उच्चारण किया, तो वहीं से ये हिंदोस या इंदोस हो गया और ये इंडस से इंडिया बन गया। अब बात करें भारत की, तो भारत कैसे बना? भारत की बात करें तो संस्कृत की सबसे प्राचीन कृति ऋग्वेद, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है जो ऋग्वेद की बात की गई है इसमें, कि ऋग्वेद में एक समूह का उल्लेख है जो उत्तर पश्चिम में रहता था। जो उत्तर पश्चिम में रहने वाला समूह था उसको भरत कबीले के नाम से जाना जाता था, भरत। उसी से बाद में चल के भारत बन गया। ये पहले एक समूह का नाम था जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहता था, बाद में यही जाके देश का नाम बन गया। तो ऐसे ये इंडिया और इंडस आया, इंडिया और भारत आया था। अब बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में कैसे जाने? तो किसी के बारे में जानने के लिए हमें उससे, वहां से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो उस समय के बारे में हमको बता सके। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि उस टाइम की जो किताबें लिखी गई हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम की चीजें कैसी थी। तो जो प्राचीन समय की लिपियां प्राप्त हुई हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि, बात करें पांडुलिपि की, तो पांडु मीन्स होता है हाथ, लिपि मतलब लिखा गया जो हाथ से लिखी गई है। इंग्लिश में इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, जिसमें मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, हाथ। तो इसका भी मतलब जो हाथ से लिखी गई चीजें वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो जो प्राचीन समय के जो लेख लिखे जाते थे वो ताड़ पत्रों पे या एक भुर्ज नाम का पेड़ होता है उसकी छाल से जो कागज बनाया जाता था जिसको भोजपत्र कहते हैं, उस पे लिखी जाती थी ये चीजें। और ये आज भी कुछ मंदिरों में, विहारों में प्राप्त हो जाती हैं। ये जो प्राचीन धार्मिक स्थल होते थे, शिक्षा के केंद्र होते थे, वहां पे ये चीजें प्राप्त हुई हैं। क्योंकि ये भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे, तो इनको कुछ को कीड़ों ने भी खा लिया तो नष्ट भी हो गए और कुछ प्राप्त हुई हैं। तो इनमें जो उस समय के राजा थे उनके बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके जीवन के बारे में उल्लेख होता था। और उस समय जो धार्मिक मान्यताएं थी, धार्मिक पुस्तकों में उनका वर्णन होता था। उस समय जो औषधियाँ थी तो औषधि ज्ञान को संग्रह करने के लिए लोगों ने उसको भी लिख रखा था, तो उनकी जानकारी मिलती है। और उसी टाइम के कुछ महाकाव्य, कविताएं, नाटक, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो उसमें कुछ जो थे संस्कृत भाषा में थे, संस्कृत, बाकी प्राकृत और तमिल में थे। तो उस समय जो वहाँ के आम लोगों की भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी, प्राकृत। अब बात कर लेते हैं अभिलेख की। ये जो पांडुलिपियां हैं, जो अभिलेख हैं, ये सब क्या है? स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं।
इनको इतिहासकारों ने स्रोत कहा है, जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में पता लगा पा रहे हैं, जैसे कुछ भी जानकारी मिल रही है वो स्रोत हैं। और इतिहासकार जो इतिहास प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, खोजबीन करते हैं, वो इतिहासकार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभिलेख की। अभिलेख क्या है? जो किसी पत्थर पे या फिर किसी कठोर धातु या धातु के बने किसी कठोर सतह वाले उस पे उत्कीर्ण किए गए, यानी कि खुदवा दिए गए, जिसको खुदवा के लिखा गया। तो ऐसा क्यों करते होंगे लोग कि चीजें ज्यादा समय तक, जैसे भोजपत्र है, ताड़पत्र है, तो कीड़े खा जाएंगे, नष्ट होने की आशंका रहती है। लेकिन अभिलेख पत्थरों पे लिख दिया गया, किसी धातु पे लिख दिया गया, तो चीजें ज्यादा समय तक रहती थी, नष्ट नहीं होती थी। तो वो लोग चाहते थे कि मतलब आने वाले लोग भी हमारे बारे में जाने, इसीलिए वो लोग लिखवा देते थे। इनमें लिखा क्या जाता था? तो इसमें जो वहाँ के शासक राजा लोग थे, वो अपने आदेशों को सबके मतलब जो बताना चाहते थे जनता तक पहुँचा जाते थे, लिखवा के उसमें उत्कीर्ण करवा के कहीं लगा देते थे कि हाँ ये सब जाने। और इसमें कुछ आम लोग भी करते थे ऐसा काम। और इसमें जो राजा लोग होते थे, अपनी विजय, वो कहीं पे युद्ध होते रहते थे, युद्ध करते थे, तो उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, तो अपनी विजय गाथाएं भी लिखवाते थे, उसका भी वो इकट्ठा रखना चाहते थे उसको। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में पुरातत्वविद को समझाने का प्रयास किया गया। पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो पुरानी चीजें जो पहले थी, यानी कि अतीत में बनी हुई वस्तुएं, उनका अध्ययन करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय स्थिति कैसी रही होगी, क्या रहा होगा। उस समय जो उनके पत्थरों ईंटों से बनी इमारतें, जो उनके घर थे, उनके जो अवशेष मिले हैं, और उस टाइम जो चित्र वगैरह बनाते थे, मूर्तियां वगैरह बनाते थे लोग, वो जो हथियार, औजार, बर्तन बनाते थे, और वो जो आभूषण, सिक्के प्रयोग करते थे, वो सारी चीजें जो प्राप्त हुई हैं, तो उनका ये लोग अध्ययन करते हैं। पुरातत्व उनकी खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं और उनका अध्ययन भी करते हैं। तो उसमें वो लोग वहाँ चिड़ियों की और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उससे वो जानने के प्रयास करते हैं कि लोग वहाँ पे क्या खाते होंगे उस समय, क्योंकि अगर कोई वनस्पति वाली चीजें खाएंगे वो लोग, प्रकृति वाली, तो वो उसके अवशेष नहीं बचते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई अनाज है, लकड़ी के टुकड़े जो जल जाते हैं, उनके अवशेष मिल जाते हैं, तो उनको भी ये लोग स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी ही चीजें जिनसे हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, पांडुलिपियां, अभिलेख और जो मूर्तियां, चित्र वगैरह मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं, ये सारे स्रोत हैं जो पहले के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इनसे वो लोग अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब उसको वो फिर से कड़ी से कड़ी जोड़ के उसको पूरा रूप देने की, आकार देने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस टाइप से अगर ये मिला है तो इससे ये चीजें रही होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुरातत्व होते हैं वो एक जासूस की तरह काम करते हैं, जासूस। और जो स्रोत होते हैं उनके सुराग होते हैं, सुराग जिसे कहते हैं ना, क्लू मिल जाए तो क्लू है जिसके माध्यम से वो अतीत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में बात की, अतीत एक या अनेक। तो हमारा जो चैप्टर, हमारी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हमारे अतीत। तो हमारे, ये बहुवचन शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे अतीत, यानी कि बहुत सारे अतीत हो सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं जिसमें अलग अलग टाइप के, अभी भी हम समाज में देखते हैं कितने वैरायटीज, कितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो उस टाइम भी समाज, सोसाइटी थोड़ा सा अलग अलग ही होंगे, कुछ तो विभिन्नता होगी। तो उस टाइम जो चीजें थी उनके बारे में जानना, जैसे उस टाइम जो पशुपालक कृषक थे उनका जीवन, उस टाइम राजा रानी भी थे उनका जीवन, उस टाइम व्यापारी थे, शिल्पकार थे, उनका जीवन, और जो वो लोग अपने सबके कल्चर अलग अलग रहे होंगे तो उनका अध्ययन, ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, तो बहुत सारे अतीत हो गए।
तो ये हमारे आते, तो ये अनेक है। और अगर हम बात करें जो चीज़ें जो अंतर हमारे समाज में वर्तमान में भी हम देखते हैं और उस टाइम भी देखते होंगे, क्योंकि जैसे व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, अभी भी कोई शासक वर्ग है, कोई सोसाइटी में भी आपको हर स्तर हर वर्ग के लोग मिल जाते हैं, सबका स्टेटस अलग है, सबकी स्थिति अलग है, तो उस टाइम भी रही होगी। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है कि जो अंडमान द्वीप में लोग रहते हैं वो अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर और शिकार करके तथा फल फूल संग्रह करके करते हैं। और इसके विपरीत जो लोग शहरों में रहते हैं वो जो कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उसके लिए अन्य लोगों पर यानी कि गांव के लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उस टाइम में तो नगरीय सभ्यता थी, उस टाइम में जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। और जो लोग शहरों में रह रहे हैं, नगरों में रह रहे हैं, तो उनके जो व्यवसाय हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें जो शासक वर्ग है, राजा लोग, जो शासक वर्ग था, राजा लोग थे, तो वो लोग उन लोगों ने तो अपने अभिलेख लिखवाए, पांडुलिपियाँ लिखवाई, तो हम लोग इस वर्ग के बारे में तो उनसे जान सकते हैं। लेकिन उस समय कुछ शिकारी, मछुआरे, कृषक, ग्रामीण, पशुपालक, आम लोग भी तो होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे और जो अपने बारे में लिखते ही नहीं होंगे, उनके बारे में कैसे जाने। तो उनके लिए जानने के लिए ये सारी चीज़ें जो अन्य उस समय के उन लोगों के चित्र, बर्तन, हड्डियाँ, अनाज के दाने, इनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें सहायता करती हैं जहाँ कुछ लिखित में नहीं प्राप्त है। अब आपकी एनसीईआरटी में तिथियों का मतलब बताया गया है। तिथियों का मतलब क्या होता है तिथियों का मतलब? तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं ईसवी, ईसा पूर्व और ईडी, मतलब जो ईसवी हम लोग प्रयोग करते हैं इस समय वो कब से शुरू हुआ, उसका जो उसकी गणना है करते हैं ईसा के जन्म के पहले और ईसा के जन्म के बाद, यानी कि जो ईसाइयों के ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म के बाद से ईसवी सन शुरू होता है और उनके पहले ईसा पूर्व लिखा जाता है। तो कैसे ईसा गणना कैसे करते हैं? ईसा पूर्व यानी कि जन्म, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला, और ईडी, ईडी होता है, इसको एन्नो डोमिनी बोलते हैं, एन्नो डोमिनी, यानी कि उनके जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जन्म के वर्ष से। और इसको बीसी भी बोलते हैं, बीसी, ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इंग्लिश में इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और भारत में जो तिथियों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुआ था, उससे पहले नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।